भाई, बस आवाज नहीं। नमस्कार भाई सभी को। काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई है, लेकिन 20 मार्च को आप लोगों का जो एग्जाम हुआ है, DSSS का, PRT का, उस एग्जाम से रिलेटेड बच्चों के द्वारा जो मैसेज आए हैं, उन मैसेजेस से कुछ टर्म्स जो है वो सामने आई है। उन टर्म्स में जो कॉमन है, कॉमन इन द सेंस कि ज्यादातर बच्चों ने जो मैसेज किया है, उस मैसेज के थ्रू कुछ टर्म्स हमारे सामने आई, जिसमें से एक है आपका नियो साइकोलॉजिस्ट। ये नियो साइकोलॉजिस्ट जहां तक मुझे लगता है ये एक्चुअल टर्म होना चाहिए नियो फ्राइडियन। जो साइको ये सॉरी हमारा एक स्कूल होता है साइको एनालिटिकल, यानी कि मनोविश्लेषणवाद। तो मनोविश्लेषणवाद के फाउंडर वैसे तो रहे कौन? सिगमंड फ्रायड। लेकिन सिगमंड फ्रायड के बाद जिन लोगों ने इस स्कूल को आगे कंटिन्यू किया है और ज्यादा बेहतर बनाया है, उसमें जिनके नाम आते हैं वो कहलाते हैं नियो फ्राइडियन। नियो फ्राइडियन साइकोलॉजिस्ट। तो हम, जो मुझे लगा है वो टर्म शायद ये है, बच्चे ने आधी शायद भेजी थी, तो इसलिए मैंने इसको रख दिया था होल्ड पे। बाकी इससे जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो एना फ्राइड के बनेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म के बनेंगे, या पर्सनैलिटी थ्योरी का बनेगा। तो वो हम कवर करेंगे जैसे ही ये और ज्यादा क्लियर होकर बच्चे की तरफ से मेरे पास आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें था कॉग्निटिव अप्रेंटिस, IEDC, डेवलपमेंटल स्टेजेस इन प्रीनाटल, मिड डे मील, ऑटिज्म और डिफरेंट मेथड्स। ये तो थे जो टर्म्स बिल्कुल अलग इंट्रोड्यूस की गई है। इनके अलावा जो इसमें जुड़ते हैं वो टर्म्स थी आपकी मेन जीन प्याजे। क्वेश्चन कंफर्म आया है पेपर में। पैवलव, स्किनर, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, और इवन बच्चों ने बताया कि थॉर्नडाइक के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका मतलब पेपर में कहीं ना कहीं एक चीज दिखाई दे रही है कि वो सभी थ्योरिस्ट जितने भी है उन सभी को भी शामिल कर रहा है एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्म्स का मतलब है स्कूल में एज ए टीचर जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है, उन बातों को भी शामिल कर रहा है। प्लस स्कूल का एक जो रूटीन है, उस रूटीन में जो जो चीजें आ रही है, रूटीन में क्या चीजें हैं, स्कूल में MDM डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्कूल में ही आपका जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसकी वर्किंग कैसे है, तो ये चीजें भी अब एग्जामिनेशन में आपके आ रही है, तो उनको भी हम अब लेकर चलेंगे। एक गैप जो रहा था उसके पीछे कारण थे भाई, तो कारण तो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, केवल फोकस करते हैं कि अब आगे की क्लासेस जो है आपकी कंटिन्यू रहे और हम इन टर्म्स को और बेहतर ढंग से क्लियर करें, ताकि जिन बच्चों का एग्जामिनेशन अभी होना बाकी है उन्हें कोई दिक्कत ना आए पेपर में। तो बढ़ाते हैं इन्हीं टर्म्स को आगे, देख लेते हैं कौन कौन आ गए हैं भाई। गुड इवनिंग भाई सपना, और कौन कौन बच्चे आ चुके हैं? क्या बात है सर, चल नहीं रहा है इसमें? हाँ जी, चले जी। अरे भाई अमित सर थैंक यू भाई सभी को। हाँ सपना राजपूत, ठीक है, ये सपना राजपूत ने बता दिया है। भाई सॉरी फॉर इंटरप्शन इन द क्लास, बट एक्चुअली आज गोविंद सर का बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि भाई इस मोमेंट को आप सभी के साथ शेयर करें। तो मैं एक छोटा सा केक भी लेके आया था सर के लिए, बस 2 मिनट लूँगा, ठीक है?
सर 2 मिनट दे देना, गुस्सा मत करना, ठीक है। तो भाई 2 मिनट ही लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा आप सभी के। तो थोड़ा क्लास में डिस्टरबेंस नहीं है। हाँ यस, हाँ यस सर, प्लीज़। तो बस आप लोग क्या करना, कमेंट में लिख देना हैप्पी बर्थडे टू यू सर, तो यही हमारी तरफ से विशेष हो जाएंगी सर के लिए। ओके, सर इज़ ऑलवेज बीन अ स्पेशल टू अस, क्योंकि जिस तरीके से साइकोलॉजी सर कराते हैं, इट्स भाई मेरे पास वो वर्ड नहीं होते हैं, क्योंकि जिनसे भी सुनता हूँ सर की तारीफ, तो वो ये कहते हैं कि सर की क्लास अगर एक ही टॉपिक पे 2 बार क्लास लिया तो उसको उसमें भी कुछ ना कुछ मिलता है। ओके, तो थैंक यू सर। ठीक है भाई, आप सभी को मैं यहीं से दिखा देता हूँ, दिस इज द केक। ओके, एक मिनट सर। सो दिस इज द केक, और मैंने इस पे गोविंद नहीं गोगी भाई लिखवाया है, बिकॉज हम लोग सभी सर को प्यार से गोगी भाई बोलते हैं, ठीक है। तो लीजिए सर, एक मिनट सर, कैन यू प्लीज लाइट द कैंडल। भाई 2 मिनट लूंगा, मुझे वो गालियां मत बकना कि आपकी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा हूं मैं। ओके, हाँ, कपिल सर भी हमारे साथ, हमारे श्रीकांत सर, और एक मैं आपको एक और मेंबर से मिलवा दूं, ये कौशल जी हैं, जो टाइपिंग में बहुत मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, ठीक है। तो सर, 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 हाँ जी सर, सर 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 प्लीज़ 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 भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गोगी भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम, एंड गॉड ब्लेस यू सर। आप बहुत लंबा जिए और बच्चों को ऐसे ही साइकोलॉजी पढ़ाते रहे। ओके सर, एक मिनट, मैं थोड़ा सा ये सर आपके अरे सर, थोड़ा सर, थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं सर, ये चलता है चलता है। बच्चों को भी पता लगने दो कि सर आज सर का बर्थडे, और इसको पूरी क्लास में रखना है सर आपको। चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन भाई प्रेशियस टाइम के लिए, और आप सभी की तरफ से केक मैं ही खा लूँगा अकेला। ओके, थैंक यू, लीजिए सर। थैंक यू सर। सर वो नहीं सर, इसको वो करना नहीं आपको, क्लास नहीं ली जाएगी भाई। हाँ भाई, सभी का धन्यवाद, सभी का थैंक यू भाई विशेष के लिए। चलिए जी, वापस आते हैं और अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। ये हमारे गौरव सर रुकते नहीं है। चलिए जी, टॉपिक पर वापस आते हैं। बात चल रही थी कि भाई अभी एग्जामिनेशन में किस पॉइंट को लेकर पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बच्चे ने पूछा था कि एग्जामिनेशन कौन सा है, तो भाई एग्जामिनेशन आपका रहा है पीआरटी का, यानी कि प्राइमरी टीचर का। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन का और एमसीडी का दोनों का एग्जाम आप लोगों का चल रहा है, और ये 30 मार्च तक चलेंगे। तो 30 मार्च तक आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा अगर आप कंटिन्यू करते हैं क्लासेस को, क्योंकि हम यहाँ पर टर्म्स को कवर कराते हैं, हम वापस से सिलेबस को दोबारा से रिवाइज नहीं करा रहे हैं। हाँ, अगर किसी बच्चे की रिक्वायरमेंट पड़ती है किसी एक टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कराने की, तो उसको भी कोशिश करेंगे पूरा करने की। यहाँ पर बात रखी है मैंने कि जीन पियाजे है, पेवलव है, स्किनर है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, थॉर्नडाइक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, दैट मीन्स इनकी थ्योरी के। प्लस एज ए टीचर आप स्कूल में किन चीजों के ऊपर ध्यान रखते हैं, इसमें स्कूल रिकॉर्ड्स भी आएंगे भाई,
और किसी बच्चे ने बताया भी था कि पोर्टफोलियो रिकॉर्ड का क्वेश्चन भी पेपर में आ रहा है, तो स्कूल रिकॉर्ड भी आते हैं, स्कूल के जो रूटीन काम है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं। मिड डे मील जैसे एमडीएम का क्वेश्चन अगर आया था तो बच्चे ने बताया था कि किन स्टेट में ये शुरू हुआ था। 2 से 3 स्टेट जो थी जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, उन स्टेट्स के नाम पूछे गए हैं। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट किया है कि भाई आगे सवाल कैसे बन सकता है। तो चेक करते हैं इन्हें वन बाय वन। यश देखिए, लास्ट टाइम की भाई लास्ट मोमेंट टिप्स केवल एक ही होती है, जो आपने कर रखा है उसी को करके रखिए, कुछ नया उसमें मत जोड़िएगा। रिवाइज करके आराम से नींद पूरी लेना, और पेपर जब अटेम्प्ट करो तो एक चीज अपने अंदर जरूर रखना कि अपना टाइम मैनेजमेंट जरूर रखना भाई। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो दिक्कत आ जाएगी। टाइम मैनेजमेंट में क्या है कि आपको पार्ट ए भी कवर करना है, पार्ट बी भी कवर करना है। तो जो आपको टाइम ड्यूरेशन मिल रही है 150 मिनट्स की, क्योंकि 2.5 आवर का आपका पेपर है, सॉरी आपको टाइमिंग मिल रही है 120 मिनट्स, तो 2 आवर का आपका पेपर है। इस 2 आवर के पेपर में आप लोगों को कितना टाइम पार्ट ए में देना है, कितना पार्ट बी में, क्योंकि दोनों ही पार्ट आपको क्वालिफाइंग है। अगर आपने एक भी पार्ट क्लियर नहीं किया तो आपके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। मतलब अगर आपने मान लीजिए 100 में से 90 ले लिए पार्ट ए में, और पार्ट बी में आपके रह गए केवल 39, और आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी को, तो भाई आपका पेपर यहीं पर कैंसिल हो जाएगा, आप मेरिट में काउंट नहीं होंगे। तो पहली प्रायोरिटी अपनी रखिए कि दोनों पार्ट में आपके पासिंग मार्क्स जरूर आए। तो टाइम आपको उसी हिसाब से डिवाइड करके रखना पड़ेगा। मिनिमम है कि भाई 50 मिनट तो आपको कम से कम देने ही पड़ेंगे। 50 मिनट ए पार्ट को जरूर दीजिए, ताकि यहां से क्वालिफाइंग मार्क्स आपके जरूर बने। यहां पर ज्यादा टाइम देने का मतलब है कि अगर 70 मिनट हम यहां लेकर चल रहे हैं तो अराउंड आपके ये पड़ते हैं 60 मिनट्स के अराउंड ही आपको मिल पाते हैं, क्योंकि 10 मिनट आपके चले जाते चीजों को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में शिफ्ट करने में, या कई बार भाई थकान भी हो जाती है, आप लोग कंफ्यूज भी होते हैं, तो वहां भी टाइम वेस्ट होता है। टीचर भी कई बार वेस्ट कर देते हैं, या आसपास के जो आपके साथी है वो भी। तो ये 10 मिनट हम यहाँ पर हटा सकते हैं, तो 60 मिनट तो फिर भी आपको अपने लिए मिलेंगे। इन 60 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो ये आपका टास्क रहेगा कि 100 के 100 जरूरी नहीं होते हैं। आप 100 में से अगर अपना टारगेट बनाकर चलते हैं कि भाई आप कितने क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, बात है ठीक करने की। अगर आपने 70 में से 70 ठीक किए हैं तो वो बच्चा बेस्ट है, उसे 100 करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बच्चा 100 क्वेश्चन करता है, 100 में से 70 ठीक कर रहा है, तो भाई 30 उसके गलत भी तो हुए, और जो 30 गलत हुए उसने 7.5 नंबर उसके हटा दिए। 7.5 अगर हटते हैं तो कितने नंबर मिल रहे हैं उसके? 62, 70 नहीं है। तो यहां पर वो टाइम भी वेस्ट करेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, रीड केयरफुली, और क्वेश्चन का आंसर उसके हिसाब से ही दीजिए जो सवाल ने पूछा है। क्लियर? ओके यश, आगे बढ़े भाई। पासिंग मार्क्स, तो भाई पासिंग मार्क्स तो बता दिया आपको कि अगर जनरल कैटेगरी है तो 40% है, SC ST या OBC है, OBC का 35% है। तो पासिंग मार्क्स तो जो आपके कैटेगराइजेशन किया हुआ है उसके हिसाब से ही होंगे। हाँ, मेरिट में जो नंबर आना होता है वो तो भाई फिर क्या होता है कि कंपैरिजन देखा जाता है, कितने बच्चों ने ज्यादा स्कोर किया है उसके हिसाब से मेरिट बनेगा। मेरिट उम्मीद जो रहते हैं वो भाई 60 से 65% की उम्मीद हम रखते हैं कि 120 से 130 पे तो जानी चाहिए। ये एक जनरल आइडिया होता है, बाकी डिपेंड करता है कि पेपर कितना डिफिकल्ट आया। तो डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से अपना अलग रहता है, और प्रोसेस है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम आप इतने मार्क्स स्कोर करें, यानी कि 120 से 130 नंबर आपके बनने चाहिए। नॉर्मलाइजेशन होकर अगर ऊपर नीचे भी होता है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को सिलेक्शन में। क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं अपने एक टॉपिक से। टॉपिक इज कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। है क्या चीज? जो संज्ञानात्मक शिक्षुता है, ये किस चीज को हम बोलते हैं या किस रूप में इसको डिफाइन किया जाता है? ये एक सिद्धांत है जो सजेस्ट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोसेस इन विच अ मास्टर ऑफ ए स्किल टीचेस दैट स्किल टू एन अप्रेंटिस। कोई भी एक व्यक्ति जो चीजों के बारे में बेहतर ढंग से जानता है, वो
अपने स्टूडेंट्स को या अपने पास काम करने वाले को जितने बेहतर ढंग से सिखाता है उसको नाम दिया जाता है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। यहां पर बात करें तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस, तो अगर पूछा जाता है पेपर में कि कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप अप्रोच जो है वो किस स्कूल से बिलोंग करती है, तो वहां पर हमारा आंसर क्या जाएगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से या कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल से। साथ ही इसमें बताया गया है led to the development of the theory of cognitive apprenticeship. This theory accounts for the problem that master of a skill often fail to take into account the implicit processes involved in carrying out complex skill when they are teaching novices. जो novices का मतलब है ये होता है नौसिखिया। novices क्या है, नौसिखिया या ऐसा बच्चा जो शुरुआत में काम को सीख रहा है, नया नया सीखने वाला। तो नए नए सीखने वाले को जब एक टीचर या एक कह सकते हैं जो मास्टर है किसी भी स्किल का, वो जब सिखाता है तो उसे नाम दिया जाता है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। अगर सिंपल टर्म्स में हम इसको लेकर चले तो हम कह सकते हैं कि वाइगोत्स्की ने एक टर्म जो इंट्रोड्यूस किया था जिसे हम नाम देते हैं स्काफोल्डिंग का, वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। यहां पर क्या होता है, एक एमकेओ लेस स्किल्ड पर्सन को या लेस नॉलेजेबल को नॉलेज प्रोवाइड करता है या हेल्प करता है। लेस नॉलेजेबल को क्या करता है, हेल्प करता है। यही हेल्पिंग टर्म्स किसमें जानी जाती है, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप के अंदर। कोई डाउट है इसमें तो बोलिए, वरना हम देखते हैं कि कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप के तरीके क्या है। मॉडलिंग है, मॉडलिंग की अगर बात करें तो एक पर्सन थे अल्बर्ट वेंडूरा, उन्होंने मॉडलिंग थ्योरी दिया था जिसमें बताया गया था कि बच्चे अनुकरण करते हैं। अनुकरण करना क्या है कि अपने से बड़ों को देखकर सीखते हैं। तो बड़ों को देखकर सीखना भी किसके अंदर आता है, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप के अंदर। सेकंड है कोचिंग। कोचिंग में आपने देखा होगा कि जो एक बेहतरीन किसी स्किल में होता है वो नए नए सीखने जो व्यक्ति आते हैं उनको सिखाता है। जैसे आजकल सबसे कॉमन है भाई क्रिकेट, रीजन है आईपीएल। तो आईपीएल के कारण हर परिवार के बच्चे या हर परिवार में से एक बच्चा कम से कम जा रहा है क्रिकेट सीखने के लिए। वहां पर क्या मिलते हैं उनको, कोच। जो कोच होता है वो नोवाइसेस यानी कि नौसिखिया या जो सीखने के लिए आया है, सीखने के लिए आया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रशिक्षु। इस प्रशिक्षु को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी किसके अंदर आती है, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप के अंदर। क्लियर भाई। नेक्स्ट है आपका स्काफोल्डिंग, ये हम अभी बात कर ही रहे थे वाइगोत्स्की का। आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन, एक्सप्लोरेशन, ये तीन टर्म्स और शामिल होती है। जहां पर अगर हम बात करें एक्सप्लोरेशन, तो यहां पर बच्चे को मौका दिया जाता है कि वो और बेहतर ढंग से चीजों को प्रेजेंट कर सके। तो यहां पर भी टीचर का रोल जो होता है वो इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं आईईडीसी। ये आईईडीसी, इसके क्वेश्चन पेपर में उठ रहे हैं। अगर पेपर में उठ रहे हैं तो भाई काउंट होगी। बिल्कुल मोनिका, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, मॉडलिंग थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट इज आईईडीसी। आईईडीसी की अगर हम बात करें, is a centrally sponsored scheme which aims to provide educational opportunities to the not so able children. Not so able children की अगर हम बात करें तो disabled children के लिए ये स्पेशली डिजाइन किया गया था। It has been regarded as one of the major initiatives from the government of India to promote integrated education. ये एक क्लास में हमने बात की थी इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन पहले आया था, इंक्लूसिव बाद में आया था। दिस प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 1974। तो एक तो पूछा जा सकता है भाई आईईडीसी कब शुरू हुआ था, तो 1974 में शुरू हुआ है। किससे शुरू हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। आईईडीसी प्रोग्राम वाज रिवाइज्ड इन 1992। रिवाइज कब हुआ है, 1992 में। और रिवीजन के लिए इन्होंने क्या बात रखी कि 100% असिस्टेंस वाज अवेलेबल टू स्कूल्स involved in the integration of students with disabilities. Integration of students with disabilities. कोई भी ऐसा बच्चा जो डिसेबिलिटी से ग्रसित है, उन बच्चों को जब स्कूल में जोड़ा जाता है तो वहां पर 100% असिस्टेंस सभी को अवेलेबल हो। ये 1992 में जो इसमें रिवीजन किया गया था उसमें इस बात को शामिल किया गया।
साथ ही साथ यहां पर एक बात आती है कि एजुकेशन फॉर ऑल ये एक प्रोग्राम चला था, तो एजुकेशन फॉर ऑल को ये आईईडीसी क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो पॉइंट पूछा जा सकता है कि आईईडीसी इनमें से किसको सपोर्ट करेगा, तो एजुकेशन टू ऑल या एजुकेशन फॉर ऑल, इस पॉइंट को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। नेक्स्ट वन इज मिड डे मील। ओके, अभी गौरव सर ने बताया कि भाई पेपर में आप लोगों की शॉर्ट फॉर्म आ रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई। एफा, ईफा, एजुकेशन फॉर ऑल, ई से एजुकेशन, एफ से फॉर, ए से ऑल, तो ईफा के नाम से भी ये डिनोट किया जाता है। तो ये भी हो सकता है कि भाई आईईडीसी ने इनमें से किसको सपोर्ट करता है और नीचे शॉर्ट फॉर्म में दे दिया जाए, तो वहां पर ईफा अगर लिखा हुआ है तो वो किसके लिए है, एजुकेशन फॉर ऑल के लिए। नेक्स्ट बढ़ते भाई इससे आगे, मिड डे मील। मिड डे मील पेपर में जब ये टर्म आता है तो वहां लिखा होगा इस तरीके से MDM, ये जो मध्याह्न भोजन व्यवस्था है उसको नाम दिया जाता है मिड डे मील का। मिड डे मील जो था इन स्कूल हैज हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री। इन 1925 1925 में अ मिड डे मील प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन इन मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जो मद्रास के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वहां पर 1925 में सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, किनके लिए, डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन के लिए, यानी ऐसे बच्चे जो अलाभान्वित बच्चे हैं उनके लिए इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। हाँ जी, चलिए जी नेक्स्ट इसमें बात करते हैं। ओके पूजा, ये ठीक है। मोनिका, ये 10 से 15 मिनट जो आपने बताया है ये ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो अटेंशन का टाइम होता है वो 20 मिनट्स होता है प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी लेवल पर 20 मिनट्स का मैक्सिमम अटेंशन पीरियड होता है बच्चों का। नेक्स्ट आते हैं वापस, बाय द मिड 1980s 3 स्टेट्स, ये पेपर में आपका आया था कि पहली 3 स्टेट या पहली 2 स्टेट कौन सी है, तो नाम आपके सामने है, गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु। तो इनमें से जो आपको ऑप्शन में मिल जाए उसको टिक कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। And the UT of Pondicherry had universalized a cook midday meal program with their own resources for children studying at the primary stage by 1991. The number of states implementing the midday meal program with their own resources on a universal or a large scale had increased to 12 states. 1990-91 तक 1990 से 91 के दौरान 3 स्टेट से बढ़कर कितनी स्टेट हो गई थी, 12 स्टेट इसमें शामिल हो चुकी थी। इसी प्रोग्राम को अब नए नाम से जाना जाता है। तो यहां पर बात करें, विद व्यू टू एनहांसिंग एनरोलमेंट, रिटेंशन एंड अटेंडेंस, ये टर्म को ध्यान रखना। एनरोलमेंट यानी कि बच्चों का नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाना, बच्चे स्कूल में एडमिशन के लिए। रिटेंशन का मतलब है उनको रोके रखना, रोके रखने का मतलब है कि बच्चा स्कूल में ही रहे, स्कूल से या स्कूल को छोड़कर ना जाए, इन बिटवीन। एंड अटेंडेंस, अटेंडेंस का मतलब है बच्चे का स्कूल में आना। भाई बच्चे का एडमिशन हो जाता है, बच्चा एडमिशन लेने आ गया, उसके बाद वो स्कूल में ही है लेकिन स्कूल में आता नहीं है, तो फायदा क्या होगा, बच्चा जब तक स्कूल में आएगा नहीं तब तक आप सिखाओगे किसे, तो टीचर के फॉर्म में आपको जरूरी क्या है कि बच्चा स्कूल में आए। बच्चों के स्कूल में अटेंडेंस को बढ़ावा देने के लिए भी मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो मदद करता है, इस चीज को वो बढ़ावा देता है। साथ ही साथ नामांकन को भी बढ़ावा देता है। पेरेंट्स इस चीज को देखते हैं कि भी बच्चों के लिए एक फैसिलिटी स्कूल में मिल रही है और उसमें खाना उन्हें मिलेगा बेहतर वाला, तो पेरेंट्स भी क्या करते हैं, ऐसे बच्चे जो डिसएडवांटेज ग्रुप से है उन बच्चों का एडमिशन अब स्कूलों में बढ़ गया है। कारण क्या है, मिड डे मील उसका एक प्रमुख कारण है। तो नामांकन करने में, रिटेंशन करने में और अटेंडेंस को बढ़ाने में भी इसने काफी मदद की है। The National Program of Nutritional Support to Primary Education यानी कि NP National Program, NSP Nutritional Support to Primary Education was launched as a centrally sponsored scheme on 15th August 1995. तो भाई अगर मिड डे मील का क्वेश्चन आया है तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि 15 अगस्त 1995 को इनमें से कौन सी स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी मिड डे मील के अंतर्गत ही,
तो वहां पर नाम क्या आ जाएगा आपका NPNSPE इन 2408 ब्लॉक्स इन द कंट्री। और कितने ब्लॉक्स में ये लागू की गई थी? 2408 ब्लॉक्स में उस वक्त ये लागू कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, द CCEA क्लियर दैट पीएम पोषण यानी कि पोषण शक्ति निर्माण, ये एक नाम से अब जाना जाएगा PSN। तो जो पीएम पोषण जो स्कीम है, अब मिड डे मील स्कीम का नाम बदलकर पीएम पोषण स्कीम में रखा जा रहा है, यानी कि पीएम पोषण स्कीम के नाम से इसको जाना जाए। स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग 1 हॉट कुक्ड मील इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल फ्रॉम 2021-22 टू 25-26, अर्लियर नोन एज नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील्स इन स्कूल्स। पहले किस नाम से जाना जाता था? एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो किस लिए होता था? स्कूल में मिड डे मील के लिए। उसका नाम अब क्या जाना जाएगा? पीएम पोषण। तो भाई ये नाम को पेपर में आपका आ सकता है कि मिड डे मील का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा या क्या रखा गया है। टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो 21-22 से लेकर 25-26 तक के लिए इसको लाया गया है। This is a centrally sponsored scheme which covers all school children studying in classes 1st to 8th। तो 1st to 8th की जगह पेपर में लिखा आपके लिए आ सकता है क्या? एलिमेंट्री, क्योंकि पहली से 8वीं क्लास तक के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि 1st to 8th की जगह वर्ड क्या आ सकता है? एलिमेंट्री स्कूल गोइंग चाइल्ड। तो ये आपको ये पॉइंट नोट करके रखना है। नेक्स्ट है, The scheme covers about 11.80 crore children studying in। तो ये भाई इतना जरूरी नहीं है, ये केवल इसलिए जोड़ दिया गया था कि अगर कोई बच्चा फैक्ट बेसिस पे चाहता है तो ये फैक्ट उसके साथ जुड़ जाएंगे। आप चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है आपका कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA चेयर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपका बनता है जीके का क्वेश्चन कि जो CCEA है उसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे होते हैं। हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द नेशनल स्कीम ऑफ पीएम पोषण इन स्कूल फॉर द 5-year पीरियड। 5 वर्षीय या 5 वर्ष के लिए इसको रखा गया है। तो ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। यहां से हमारे काम का एक पॉइंट आता है और वो क्या है कि CCEA क्या चीज है और इसके चेयरपर्सन कौन है। तो ये 2 सवाल हमारे यहां से उठते हैं। नेक्स्ट बढ़ते इससे आगे। हाइलाइट्स ऑफ द डिसीजन दैट वुड इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द स्कीम आर एज बिलो। The scheme is proposed to be extended to students studying in pre-primary और बाल वाटिकाज। ये बाल वाटिका आपकी कोई और चीज नहीं होती, आंगनवाड़ी का ही एक दूसरा नाम है। जो आंगनवाड़ी आप लोग सुनते हैं अपने आसपास में, उसी का नाम क्या है? बाल वाटिका भी है। किंडरगार्टन हम जनरली बोलते हैं, तो बाल वाटिका इसका एक नाम है। इसमें सभी स्कूलों को शामिल किया गया है एलिमेंट्री लेवल तक, प्री प्राइमरी से लेकर एलिमेंट्री लेवल। द कंसेप्ट ऑफ तिथि भोजन, ये पेपर में आ सकता है आपका कि तिथि भोजन विल बी एनकरेज एक्सटेंसिवली। तिथि भोजन क्या है भाई? एक कम्युनिटी खाना होगा, कम्युनिटी मील होगा, जो कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा? किसी खास मौके पे। किसी खास मौके पर क्या? मान लीजिए कि कोई फेस्टिवल है तो वहां पर स्पेशल फूड क्या किया जाएगा? बच्चों को प्रेजेंट किया जाएगा और यहां पर न्यूट्रिशन का खास तौर से ध्यान इसमें रखा जाएगा। नेक्स्ट एक पॉइंट इसमें रह गया था कि गार्डन्स हैव ऑलरेडी बीन डेवलप्ड इन मोर देन 3 लाख स्कूल। अब स्कूलों में भी ये चीज आ रही है कि स्कूल अपने बच्चों, स्कूल के बच्चों के लिए जो खाना बनाते हैं उसमें जो सब्जियां या कोई भी अनाज जो इस्तेमाल होता है वो अनाज स्कूल अपने परमाइसिस में ही तैयार करे। अगर आप लोगों को ध्यान हो, महात्मा गांधी ने जब बेसिक एजुकेशन सिस्टम की बात की थी तो उन्होंने भी इस बात को रखा था कि स्कूलों को अपने खर्चे खुद से चलाने चाहिए और उसको चलाने के लिए क्या करे? हैंडीक्राफ्ट को वो क्या करे? प्रमोट करे। हैंडीक्राफ्ट में जो भी चीजें बचेगी बेचेंगे, उन चीजों को जो भी बनाएगा बनाकर मार्केट में बेचिए, कैश आपके पास आएगा, उसे यूटिलाइज कीजिए। स्कूल में ही क्या कीजिए? गार्डनिंग करवाइए। गार्डनिंग कराएंगे तो सब्जी आप स्कूल में उगा सकते हैं। सब्जियों का इस्तेमाल मिड डे मील में किया जा सकता है या मार्केट में बेचा भी जा सकता है।
यहां से भी क्या होगा, स्कूलों के पास फंड इकट्ठा होना शुरू होगा। तो यहां पर तो पॉइंट रखा गया है केवल गार्डनिंग का, तो हम केवल गार्डनिंग के पॉइंट को उठा के चलते हैं, और इसमें 3 लाख स्कूलों में ये शुरू हो भी चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल ऑडिट ऑफ द स्कीम्स इज मेड मैंडेटरी। ये कॉमन सी बात है कि भाई अगर कोई भी स्कीम चलाई जाएगी तो उसका ऑडिट होना भी एक तरीके से मस्ट होता है, तो यहां पर भी ऑडिट की बात रखी गई है। और कोई पॉइंट इसमें रखा दिखाई इतना देता नहीं है जो काम का हो, तो बढ़ते इससे आगे पॉइंट पे। वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ, ये पेपर में पूछा जा सकता है भाई, एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस and women self-help groups. Implementation of the scheme will be encouraged. Use of locally grown traditional food items for a fillip to local economic growth will be encouraged. सीधी सी बात है भाई, स्कूलों में जो भी खाना बनेगा कोशिश कीजिए कि अपने लोकल एरिया में आप डेवलप कर सके, इससे मदद मिलती है इकोनॉमी को भी और उस वहां पर रहने वाले लोगों को भी। पॉइंट बढ़ाते हैं इससे अगला, दैट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एएसडी। एएसडी का क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है। लास्ट टाइम जो बच्चों ने बताया था, अगर हम उसको लेकर चलेंगे तो क्वेश्चन आपका बना था, जी मोनिका बिल्कुल, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की अगर बात करें, इज अ कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंटल कंडीशन इन्वॉल्विंग परसिस्टेंट चैलेंजेस विद सोशल कम्युनिकेशन, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट एंड रिपीटेटिव बिहेवियर। शॉर्ट में देखे तो बच्चे को जब सामाजिक होने में दिक्कत हो, यानी कि सोशल नहीं हो पाते, ये बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब है संप्रेषण, यानी कि अपनी बात कहने में दिक्कत। साथ ही साथ इनके बिहेवियर में एक चीज दिखाई देती है और वो होता है किस चीज, क्या चीज, दोहराव। दोहराव का मतलब है रिपीटेशन, ये एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हमने ये बात लिखी है, इसी बात को अगर मैं इस तरह करता हूं कि भाई दोहराव 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 होगा, दोहराव होगा, दोहराव होगा, दोहराव होगा, तो वो रिपीटेशन दिखाई देता है आपको किन में, जो बच्चे एएसडी से ग्रसित होते हैं। While autism is considered a lifelong disorder, ये पेपर में आता है कि भाई ऑटिज्म को ठीक किया जा सकता है, तो भाई याद रखना कि नॉट क्यूरेबल, इसका इलाज नहीं है। ऑटिज्म को ठीक नहीं किया जा सकता है पूर्ण रूप से, केवल आप बच्चे को बिहेवियरल थेरेपीज देकर उसके बिहेवियर को पहले के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं। बात अगर करते हैं द डिग्री ऑफ इंपेयरमेंट इन फंक्शनिंग बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस वेराइज बिटवीन इंडिविजुअल विद ऑटिज्म। ये सबसे कॉमन बात होती है कि बच्चे अगर किसी भी बच्चे के अंदर अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो दो बच्चों के अंदर भी अगर एएसडी है, मान लीजिए दो बच्चे हैं ए एंड बी, दोनों के अंदर क्या है, एएसडी है, तो भाई इन दोनों का बिहेवियर अगर कंपेयर करोगे तो एक दूसरे के मुकाबले अलग अलग मिल सकता है, क्योंकि दोनों की जो सिवियरिटी है वो अलग मिलेगी। इसीलिए जो डिग्री ऑफ इंपेयरमेंट है वो भी अलग अलग हो जाता है इंडिविजुअल्स में। डायग्नोसिस क्या है कि भाई अर्ली साइंस ऑफ डिसऑर्डर कैन बी नोटिस्ड बाय पेरेंट्स और केयर गिवर और पेडियाट्रिशियन। जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो सबसे पहले इसको पहचानते हैं, तो उसकी शुरुआत हो सकती है 1 साल के आसपास, लेकिन जनरली अगर हम लेकर चले तो जनरली 2 से 3 साल की उम्र में ही हमें पता लग पाता है कि बच्चे के अंदर ऑटिज्म है या नहीं है। तो ये आपके पेपर में पूछा गया था ऑटिज्म के पॉइंट का, तो इसको ऐड कीजिएगा इस वाले पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं। इन सम केसेस द फंक्शनिंग इंपेयरमेंट रिलेटेड टू ऑटिज्म मे बी माइल्ड एंड नॉट अपरेंट अंटिल द चाइल्ड स्टार्ट स्कूल। कई बार क्या होता है कि बच्चे के अंदर एएसडी होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो ये चीजें बाहर आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा काफी कम केसेस में होता है। जनरली कब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, 2 से 3 साल की उम्र में। आगे बढ़ते हैं। While there is no cure for autism, there are several effective interventions that can improve a child's function, जिसमें आता है आपका अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। बच्चे के ऊपर जब आप बिहेवियरल थेरेपीज का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे के व्यवहार में आपको परिवर्तन दिखाई देगा, और वो परिवर्तन क्या करेगा, बच्चे को एक बेहतर सोशल लाइफ जीने में मदद करता है। अगर हम बात करें इसी में कि भाई पहचान क्या है ऑटिज्म की, तो लिटिल और नो इन्फेंट बैबलिंग। बच्चा जब छोटा होता है तो बैबलिंग करना शुरू करता है, ब ब ब का न, वो बैबलिंग इन बच्चों में दिखाई नहीं देती है।
not pointing to show interest or not showing interest when something is indicated. बच्चे को आप कोई चीज दिखाते हैं, नया खिलौना, ये देखो ये देखो, तो बच्चे का कोई इंटरेस्ट अगर नहीं आ रहा है तो वो एक इशारा होता है इसी चीज के लिए. नेक्स्ट अगर हम देखें, लिमिटेड लैंग्वेज स्किल, फॉर एग्जांपल हैविंग ए स्मॉलर वोकैबुलरी देन पीयर्स और डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ इन वर्ड्स. बच्चे अपने व्यवहार को, अपने आप को बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाते. एज ए रिजल्ट जो इनका वोकैबुलरी है वो भी काफी कम होता है. Having reduced the interest in other children or carers, possibly with more interest in object. Having trouble understanding others' feeling or talking about their own feeling. बच्चों को दिक्कत आती है दूसरों की भावनाओं को समझने में और अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने में. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, showing interest in others but not knowing how to play with them or relate to them. बच्चा दूसरों में रुचि तो दिखाता है, इंटरेस्ट रखता है, लेकिन किस तरीके से उसको एक्सप्रेस करे वो नहीं कर पाता. अवॉइडिंग प्लेइंग प्रिटेंडिंग गेम्स, अनयूजुअल और लिमिटेड यूजेस ऑफ टॉयज, अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, वांटिंग टू बी अलोन. ये बच्चे के कुछ सिम्टम आपको दिखाई देंगे जो इस ओर इशारा करेंगे कि बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण है या नहीं है. हाँ जी ट्रैवल जी, क्या बात हुई? अरे ओके भाई, थैंक यू सभी को. मैसेज अभी देखा है बेटा. Increased sensitivity to the smell, texture, sound, taste or appearance of thing. Being upset by change in routine. ये इनकी सबसे पहली खास पहचान होती है भाई. जो इनका रूटीन होता है उसमें अगर आप कुछ भी ऊपर नीचे कर देंगे, ये बच्चे अपसेट हो जाते हैं उस चीज से. Avoiding hugs except when they want them. ये गले लगना भी पसंद नहीं करते, केवल उस टाइम को छोड़कर जब ये खुद चाहते हैं. Difficulty expressing needs using everyday words or action. ये कॉमन सी इनकी प्रॉब्लम है जो दिखाई देती है. रिपीटिंग वर्ड्स और फ्राज, ये अभी मैंने बोला था कि भाई बच्चा एक ही बात को बार बार दोहराता है. रिपीटिंग एक्शन ओवर एंड ओवर अगेन. ये बच्चे मान लीजिए कि अगर एक चीज को पटक रहे हैं तो वो इसी तरह पटकते रहेंगे बार बार. वो अगर आवाज कर रहे हैं तो उस आवाज को बार बार रिपीट करेंगे. मेकिंग अनयूजुअल मूवमेंट्स, एक्सप्रेशंस, एक्शन और पोजीशन. इनके बैठने का तरीका या कोई भी इनका एक्सप्रेस करने का तरीका अनयूजुअल सा होता है, नॉर्मल दिखाई नहीं देगा, अजीब सा लगेगा. Apparently losing skill once held, for example, stopping using specific language, self harming, और ये खुद को भी नुकसान कई बार पहुंचा लेते हैं. तो ये इनके अंदर कुछ कॉमन सी प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी. हाँ जी आशु बेटा, ओके. नहीं राय भाई, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव ही है. जिसको ये लग रहा है कि भाई रिकॉर्डेड है वो एक बार बेशक से पूछ सकते हैं. डेट बतानी है, टाइम बताना है, क्या बताना है, या आपके मैसेज का जवाब देना है, तभी मानोगे कि लाइव है. देखिए आज की क्लास में मैंने केवल यहां तक कवर किया था, ऑटिज्म तक. नेक्स्ट क्लास में जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो एक तो होगा नियो फ्राइडियन स्कूल, सेकंड इसी में जुड़ेगा आपका प्रीनाटाल स्टेजेस, थर्ड इसमें जोड़ेंगे जो बच्चे मेरे पास अपने मैसेज छोड़ देंगे. और मैसेज के लिए नंबर आप लोगों के पास ये हमेशा रहता है, नंबर सेव कर लीजिए. जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो यहां पर सेंड कीजिए, जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश रहेगी. मैंने जीन प्याजे, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, इनके बारे में नहीं बताया क्योंकि इनके बारे में हम बात पहले भी कर चुके हैं. फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है तो जो पॉइंट उसे समझना वो पॉइंट यहां पर मेंशन कर देना, टॉपिक कवर हो जाएगा. क्लियर है भाई? क्रिएटिविटी पीक पे होती है बेटा 12 साल की उम्र में, 12 साल तक बढ़ती है, उसके बाद ये और बेहतरीन होती है. तो बेहतरीन अगर होगी तो पीक अगर आप उस पॉइंट में पूछ रहे हैं तो वो आपकी आती है कहां पर? एडोलेसेंस एंड अडल्ट, इन दो की कैटेगरी में, क्योंकि यहां पर आपका एक्सपीरियंस बेहतरीन होता जाता है और एक्सपीरियंस जितना ज्यादा होगा क्रिएटिविटी उतनी बेहतर होती है. क्लियर है भाई राय? और किसी का कोई डाउट हो तो भाई वो मैसेज कर देना. बाकी सभी का धन्यवाद जिन्होंने भी भाई विशेष किया है हैप्पी बर्थडे का, और जिन्होंने नहीं किया उनको भी विशेष मेरी तरफ से थैंक्स की. ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जो आपके डाउट्स है वो सेंड कीजिए. और ये डाउट सेशन अब फिर से कंटिन्यू हो गया है और ये ऐसे ही चलेगा. ओके बेटा, तो आज के लिए इतना है. कल मुलाकात होगी
तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे कल की क्लास में। और टॉपिक हमारे कवर क्या होंगे, एक तो न्यू फ्राइडियन स्कूल होगा, दूसरा क्या होगा, प्रीनाटाल स्टेजेस होगा, और इसके साथ जो आप टॉपिक भेजेंगे वो कवर होंगे। जिन बच्चों का कल का एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम करके आना भाई, टेंशन मत लेना, क्योंकि टेंशन लोगे तो एक वर्ड होता है चिंता, चिता समान होती है, जला के रख देगी। चिंता का समाधान होता है चिंतन, चिंतन का मतलब है थिंकिंग। आप समस्या को देखिए, उसकी चिंता मत कीजिए, उसका समाधान खोजिए। समाधान खोजोगे तो समाधान मिलेगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में जिसका समाधान ना मिले, कोई ना कोई तरीका निकलेगा। क्लियर? तो अच्छे से पेपर कीजिएगा। सभी को धन्यवाद, मिलेंगे कल की क्लास में। एकता रावत, देखिए जो पॉलिसी और कमीशन से रिलेटेड आपने बोला है उसमें से आपको कौन सी पॉलिसी करनी है बेटा वो लिख दीजिए, क्योंकि पॉलिसीज तो दुनिया भर की है, हम किसको करा सकते हैं हमें वो लेकर चलनी पड़ेगी। तो जो नाम आप भेजेंगे मैं उन नाम को यहाँ पर ऐड कर लूंगा और उनको मैं कवर करवा दूंगा। ओके भाई, गुड नाइट सभी को, सभी अच्छे से रहिए और पेपर अच्छे से देकर आइए। हाँ जी सोनिया खत्री, पैटर्न सेम सा ही आ रहा है, चेंज नहीं है। ओके बेटा, गुड नाइट सभी को भाई। अरे राय चिंता, ठीक है भाई, कोई बात नहीं।